वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। जरा सोच कर देखिए कि एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अचानक जमीन की खुदाई के वक्त मिट्टी के अंदर से एक रहस्यमय कंकाल बाहर निकल कर आ जाए। यहीं से शुरुआत होती है 2026 की बेहद डार्क और सस्पेंसफुल क्राइम थ्रिलर सीरीज। कहानी के सेंटर में है एसआई मूसा रजा, एक ऑनेस्ट और सख्त पुलिस ऑफिसर जिसे पनिशमेंट पोस्टिंग पर मदुराई भेजा गया है। पर किस्मत उसके हाथों में इस सनसनीखेज केस की फाइल थमा देती है। एक ऐसी डेड बॉडी जिसकी कोई पहचान नहीं, एक ऐसी जगह जहां कोई सबूत नहीं और एक ऐसा भ्रष्ट सिस्टम जो इस सच्चाई को हमेशा के लिए दफन करना चाहता है। तो क्या एक अकेला ईमानदार ऑफिसर इन ताकतों से लड़कर उस अनजान कंकाल के कातिल तक पहुंच पाएगा? बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह से दिखाई गई ये मूवी। तो कहानी को बिना स्किप किए चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है एक गाँव का सीन दिखाया जाता है पहले, जहाँ पर दो बंदे तालाब के अंदर आपस में लड़ रहे होते हैं और उसके बाद एक बंदा अंदर से हथियार बाहर लेकर आ जाता है। शायद उसने सामने वाले को मार दिया, ऐसा हमें लगता है, लेकिन सच्चाई हम आगे जानेंगे। इसके बाद हमें न्यूज के जरिए बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक हाईवे बनाना चाहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ है, वो परमिशन नहीं दे रहे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ठान ली है कि हम तो हाईवे बना कर ही रहेंगे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे नेता वहां पहुंच जाते हैं जहां पर हाईवे बनना है। जेसीबी वगैरह लाई जाती है ताकि खुदाई शुरू की जा सके, लेकिन काम उसी टाइम रोक दिया जाता है क्योंकि खुदाई करते ही अंदर से कंकाल बाहर निकल कर आ जाता है और पूरे मीडिया में खबर फैल जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे स्टेट गवर्नमेंट पर आरोप लगाती है कि ये हाईवे ना बने, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी घटिया हरकत की है। और फिर ये केस देखते देखते हाई प्रोफाइल बन चुका होता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट खुद फंस रही है। इसके बाद हम मिलते हैं रजा से, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वो बहुत ही सख्त और ईमानदार है, तो उसी की वजह से वो बार बार पनिशमेंट पोस्टिंग का शिकार हो जाता है। मतलब कहीं भी उसको भेज दिया जाता है, कोई भी हार्ड से हार्ड काम देकर उसको जल्दी सॉल्व करने को कहते हैं, वरना ट्रांसफर या सस्पेंड होगा, ऐसी बातें ऊपर से उसके लिए बोली जाती है। तो अभी जो ये केस चल रहा है गवर्नमेंट वाला, इसको कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि कंकाल 2-3 साल पुराना है, तो किसका होगा, कहां से आया होगा, ये सब सॉल्व करना सरदर्द से भी खतरनाक था। अब रजा को टेंशन थी कि कहीं ये केस मुझे ना मिल जाए क्योंकि पनिशमेंट पोस्टिंग में गलती होने पर सजा काफी बड़ी चुकानी पड़ सकती है। और उस बेचारे का डर बिल्कुल सही हो जाता है। एसपी रितिका आकर उसको वही कंकाल वाला केस दे देती है कि मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स को देखे, बहुत ही बढ़िया हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम परफेक्ट हो इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस तरह के केस तुमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। रजा कहता है वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन पनिशमेंट पोस्टिंग की वजह से गड़बड़ी हुई तो करियर खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन रितिका कहती है कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी उठा लूंगी, और वैसे भी अगर ये पनिशमेंट खत्म करनी है तो केस सॉल्व कर दो, ये पनिशमेंट भी खत्म हो जाएगी। अब दूसरा कोई ऑप्शन रजा के पास था नहीं, इसीलिए वो तैयार हो जाता है, जबकि अब उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और दिमाग घुमा देने वाला केस होगा दोस्तों ये। रजा अपने पुराने पुलिस स्टेशन से अपने एक दोस्त रामार को बुला लेता है ताकि दोनों सॉल्व कर सकें इस केस को। ये दोनों सबसे पहले पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बताता है कि कंकाल का तो एक हाथ गायब है, ऊपर से ये लड़की है या लड़का वो भी नहीं पता क्योंकि इतनी बुरी हालत है इसकी। लेकिन हाँ, इस कंकाल के ऊपर ह्यूमन वेस्ट के कुछ टुकड़े मिले हैं, मतलब जहाँ पर एक कंकाल था वहाँ कभी ना कोई नाला या पाइपलाइन रही होगी। ये सुनकर रजा सबसे पहले उस कंकाल वाली जगह की सारी हिस्ट्री निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि करीब 2.5 साल पहले वहाँ पर कुआं हुआ करता था, फिर बाद में सेप्टिक टैंक में बदल गया वो, इसीलिए कंकाल पर ह्यूमन वेस्ट है। अब रजा रितिका से परमिशन लेकर खुदाई शुरू करता है ताकि क्या पता कुछ और भी चीजें मिल जाएं। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पर हम जाली काटो गेम खेलते हुए कुछ लोगों को देखते हैं, वही बुल को कंट्रोल करने वाला गेम। तो इस गेम का सबसे बड़ा प्रो प्लेयर होता है मनी नाम का बंदा, वो हमेशा से जीतता हुआ आया है और आज भी उसी की टीम ये मैच जीत जाती है। इसके बाद मनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है। अब उसके दोस्तों में 2 सबसे खास दोस्त शामिल हैं, एक रुद्रा और दूसरा सुरेश। ये 3 दोस्त हमेशा एक साथ रहते हैं और इनकी दोस्ती की पूरे गांव मिसाल देता है। साथ ही हम नीला नाम की लड़की को भी देखते हैं, वो यूट्यूब पर मनी के गेम का वीडियो देख रही होती है। असल में क्या है ना, मनी को बहुत ही पसंद करती है, लेकिन वो कभी उससे मिली नहीं। बड़ी मुश्किल से मनी का नंबर ढूंढती है और रात को उसे फोन लगा देती है, पर मनी तो उसको पहचानता नहीं, कैसे पहचानेगा यार, पहली बार तो नीला ने फोन किया है। लेकिन नीला के लिए अच्छी खबर ये होती है कि नंबर बिल्कुल सही मिल गया है उसको। अब दोस्तों मैं जरा आपको थोड़े और कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ। तो अब हम मिलते हैं विनबा और उसकी दोस्त पूर्णी से। ये विनबा ना मनी की छोटी बहन है। अब मैं इन सब कैरेक्टर के बारे में इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पूरी कहानी में हम कई बार फ्लैशबैक देखेंगे और ये कहानी ज्यादातर इन्हीं के बीच घूमती है। ये सारे फ्लैशबैक्स 2.5 साल पहले के हैं दोस्तों, जिस टाइम का वो कंकाल है, मतलब शुरुआत यहीं से हुई। तो अब आ जाइए प्रेजेंट में। जब रजा करीब 8 मीटर गहरा गड्ढा खोद देता है ना, तब उसको वहां पर एक कटा हुआ हाथ मिलता है। अब ये भी उसी कंकाल का था, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हाथ में एक ब्रेसलेट लगा होता है जिसमें बनाने वाले सुनार का नाम भी लिखा हुआ है। उस सुनार को ढूंढकर रजा उससे बातें करता है कि आखिर ये ब्रेसलेट किसको बेचा था। सुनार कहता है कि बेचा नहीं, गिफ्ट किया था 2.5 साल पहले।
जल्लीकट्टू गेम में जीतने वाली टीम के 12 प्लेयर्स को गिफ्ट किया था और सभी के पास ऐसा ब्रेसलेट होगा। ये सुनकर रजा 2.5 साल पहले की वो जल्लीकट्टू मैच की हाईलाइट देखने लगता है, जहां सबसे ज्यादा फोकस में मनी ही आ रहा था कि उसे ब्रेसलेट मिला है। तो रजा उन 12 प्लेयर्स की डिटेल्स लिखकर सभी से मिलने का फैसला करता है। अब रजा सबसे पहले रितिका से आकर परमिशन लेता है उन सारे 12 प्लेयर्स और उनके घर वालों के डीएनए सैंपल्स लेने की, ताकि वो कंकाल के डीएनए से मैच कर सके कि उन्हीं का कोई फैमिली मेंबर तो नहीं मरा। रितिका उसको परमिशन दे देती है। रामर हेड कांस्टेबल को लेकर उन प्लेयर के घर जाता है दोस्तों, जिसमें वो एक बेवकूफी भी कर देता है कि जो प्लेयर जिंदा होता उसका डीएनए ही नहीं लेता यार। सोचता है कि ये जिंदा है तो कंकाल इसका कैसे हो सकता है। सिर्फ एक प्लेयर होता है सुरेश, जो चेन्नई में है, इसलिए उसका टेस्ट नहीं हो पाता। तो रजा रामर को चिल्लाता भी है कि क्या बेवकूफ आदमी हो यार, अब जिंदा होगा तो डीएनए नहीं लोगे क्या? एक काम हो नहीं रहा तुमसे, अब मुझे खुद जाना पड़ेगा डीएनए लेने के लिए। तभी रितिका रजा को फोन करके कह देती है एक बहुत ही अहम जानकारी मिली है, जो हाथ का कंकाल तुम्हें मिला था वो उस वाले कंकाल का नहीं है। किस वाले का? जिसकी हमने खुदाई करी थी, ये कोई और ही है। और डिटेल टेस्ट से ये पता चला कि दोनों कंकाल जो मिले हैं दोनों लड़कियों के हैं, मतलब उस जगह पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों की लाश को दफन किया गया था। और रजा बिल्कुल हैरान रह जाता है कि तब से हम लड़का समझकर ढूंढ रहे थे, ये तो लड़की है। इसीलिए रजा खुद अकेले जाता है वही प्लेयर्स के घर पूछताछ करने, और उसकी तलाश उसे मनी के घर पर लेकर जाती है। अब यहाँ पर आने पर एक बुढ़िया जो मनी के गाय बैल का ख्याल रखती है ना, वो बताती है कि मनी तो यहाँ नहीं मिलेगा, वो तो जेल में है अपनी बहन और गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में। उसकी माँ पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकती रहती है। मनी से मिलना है तो जेल जाना होगा। और रजा यहाँ पर हैरान कि अपराधी तो ऑलरेडी जेल में है। इसलिए रजा इंस्पेक्टर सेल्वम से मिलने जाता है, जिसने मनी का केस हैंडल किया था। तो सेल्वम बताता है कि केस तो वैसे अभी भी ओपन है, क्योंकि कंकाल हमें नहीं मिले थे। सबूतों के बिना पर हमने उसको जेल में डाल दिया था, लेकिन अब उसको आजीवन कारावास हो जाएगा। बेचारी गर्लफ्रेंड का पिता और भाई दोनों परेशान हैं इंसाफ के लिए। ऐसा इंसान है वो मनी, जिसने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, बताओ, उसको भी मार डाला। लेकिन क्यों मारा, रीजन तो सेल्वम को भी नहीं पता दोस्तों। ना ही इतनी दूर हाईवे वाली जमीन पर छुपाने का वो रीजन जानता है कि कंकाल को वहां क्यों छुपाया गया। इसलिए रजा मनी का डीएनए लेने का फैसला करता है। अब दोस्तों आ जाइए दोबारा से फ्लैशबैक में, जहां मनी और नीला धीरे धीरे बात करते करते थोड़ा दोस्ती में आ जाते हैं, और वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। साथ ही रुद्रा की भी एक बंदी होती है, जिससे वो थोड़ा नाराज रहता है फिलहाल। लेकिन सिर्फ सुरेश की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। हाँ दोस्तों, लेकिन वो एक लड़की से प्यार जरूर करता है, और वो लड़की है विनबा, मतलब मनी की बहन से वो छुपकर प्यार करता है। मनी की बहन है ना विनबा, लेकिन फिलहाल विनबा के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करती, बस सुरेश ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब दोस्तों आ जाइए प्रेजेंट में। मनी का डीएनए लिया जाता है, और चेक करने के बाद नर्स रितिका से कहती है कि मनी का डीएनए 2 में से एक कंकाल से मैच हो गया, मतलब वो तो उसकी बहन होगी कंकाल वाली। तो रितिका उससे रिपोर्ट मांगती है, लेकिन नर्स कहती है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देने से मना किया हुआ है कि जब तक वो क्रॉस चेक ना कर ले तब तक किसी को नहीं देना। लेकिन क्योंकि ये इमरजेंसी थी, इसलिए रितिका वही रिपोर्ट आईजी को भेजने का फैसला करती है, ताकि केस क्लोज किया जा सके कि मनी ने ही अपनी गर्लफ्रेंड और बहन की हत्या करी है। केस जाता है कोर्ट में, और मनी को सजा सुनाई जा रही होती है। और रमेश नाम का आदमी वही हाईवे खुदाई वाली जगह पर जाकर नशा वगैरह किया करता था, ये उसकी आदत थी दोस्तों। तो उसका कहना होता है कि मैंने मनी को अक्सर उस जगह आते जाते देखा है अपने दोस्तों के साथ, जिससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि मनी उस जगह को जानता था पहले से, मतलब हाईवे वाली जगह को। तो क्या पता उसने उस जगह दफनाया हो लाश को, और इसके बिना पर मनी को आजीवन कारावास हो जाता है। लेकिन फिर भी मनी कहता है कि मुझे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना। ये देखकर रजा बिल्कुल हैरान कि ये कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं दिखा रहा है और क्या छुपा रहा है ये। लेकिन वो क्या ही कर सकता था दोस्तों, मनी जेल चला जाता है। लेकिन रजा जैसे ही घर आता है ना कि केस सॉल्व हो गया, टीवी पर आती न्यूज कि मनी ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की, और ये देखकर रजा बिल्कुल हैरान। अब रजा उस रमेश से आकर मिलता है जिसने बयान दिया था कि मैंने कंकाल वाली जगह पर मनी को देखा था। ये बयान था ना रमेश का। तो रजा जाता है उसके पास ये पूछने के लिए कि तेरे बयान देते टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तू घबरा रहा है, ऐसा क्यों? मुझे सच बता दे वरना अंदर बहुत बुरा मारूंगा। ये सुनकर रमेश कह देता है कि सर मुझे कंफर्म नहीं पता कि वहां पर मनी अपने दोस्तों के साथ आया था या नहीं, मैंने उसको कभी नहीं देखा। मैंने तो बस सेल्वम सर को इतना बताया कि मैं वहां नशा करने जाता हूँ और बाकी लड़के भी आते हैं वहां पे। उन्होंने जानबूझकर मुझे ये बयान देने को कहा फिर, और मैंने वही कह दिया। सेल्वम सर ने इसीलिए बोला ताकि ये केस जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मैंने भी सोचा केस जल्दी खत्म हो जाएगा, मैंने बयान दे दिया। और ये सुनकर रजा को इतना गुस्सा आता है ना इस पे कि तुम्हारे ये फालतू बयान की वजह से दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, पता है तुम्हें? वो सीधे सेल्वम से आकर कहता है कि अरे आपको इतनी जल्दी पड़ी है क्या केस खत्म करने की, कि झूठे बयान के बेसिस पे किसी दूसरे को सजा दे रहे हो? तो सेल्वम कहता है कि अरे मनी ही अपराधी है, तुम कहीं से भी आकर मेरे पुराने केस को वापस चालू करोगे तो मुझे परेशानी नहीं होगी क्या? अरे मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि केस जल्दी खत्म हो जाए। रजा यहाँ पर समझ जाता है कि जितना आसान ये केस लग रहा है ना उतना है नहीं। हो सकता है मनी निर्दोष हो,
सिर्फ उसको फंसाया जा रहा हो। अब रामार कहता है कि सारे सबूत तो मनी के खिलाफ ही हैं, केस भी क्लोज हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता यार, अपने सर पे टेंशन मत ले, खत्म कर। लेकिन रजा ऐसा कभी होने नहीं दे सकता कि किसी बेकसूर को सजा हो जाए, इसीलिए वो केस की और अच्छे से तहकीकात करने का फैसला करता है। वो सबसे पहले मनी से मिलने जाता है कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी ना, तो किस्मत से वो बच तो गया था। अब मनी की माँ से पूछने पर वो कहती है कि मेरा बेटा निर्दोष है, वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता। उस दिन मेरी बेटी विनबा और नीला दोनों अकेले घर से चले गए थे। मनी ने कहा भी था कि वो नीला को उसके घर पे छोड़ देगा, लेकिन वो पहले निकल गए थे। अब जब मनी वापस आया तो वो दोनों घर पहुंचे ही नहीं थे, तो मनी ही सबसे पहले उन दोनों को ढूंढने के लिए गया। लेकिन पुलिस ने उसे अपराधी बनाकर पकड़ लिया, क्योंकि गांव के लोगों ने मनी को विनबा और नीला के साथ एक बार छोटी सी बात पर झगड़ा करते हुए देख लिया था, और फिर गांव वालों ने बोला पक्का इसी ने कुछ किया होगा दोनों को, तो बस उसी आरोप पर उसको उठा लिया गया पुलिस के द्वारा। अब यहाँ रजा मनी के दोस्तों की बहुत ही अच्छे से जानकारी निकालता है। रुद्रा तो उसको गांव में ही मिल जाता है दोस्तों, लेकिन सुरेश चेन्नई में होता है। अब आसपास के लोगों से पूछने पर यह पता चलता है कि रुद्रा और मनी का आपस में झगड़ा भी हुआ था, और तभी से दोनों की दोस्ती टूटी थी। रजा रुद्रा से कहता है कि किस बात को लेकर हुई थी तुम दोनों की दोस्ती खराब। तब रुद्रा के बताते हुए हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि रुद्रा और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा बंद हो गया है फिलहाल तो, और दोनों बहुत ही हंसी खुशी रह रहे हैं। लेकिन एक दिन मनी को उसका एक दूसरा दोस्त फोन करके कहता है कि यार रुद्रा की गर्लफ्रेंड तो मेरे दोस्त से भी बात करती है, वो अच्छी लड़की नहीं है, एक साथ कई बंदों के साथ है वो। ये सुनकर मनी रुद्रा को सारी बातें बता देता है ताकि आगे चलकर रुद्रा को धोखा ना मिले। लेकिन ये सुनकर रुद्रा भड़क जाता है कि तू यार ये मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बकवास कर रहा है, वो अच्छी लड़की है। और बस लड़की की वजह से दोनों झगड़ा कर लेते हैं। गांव वाले फिर उनका झगड़ा रुकाते हैं। अब दोस्तों प्रेजेंट में आ जाइए। रजा के पास रुद्रा के खिलाफ सबूत तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको धमका कर जाने देता है कि गांव से भागने की कोशिश मत करना, दिक्कत हो जाएगी, आइंदा बुलाऊं तो आना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए रुद्रा तो पहले तो डर कर भाग जाता है, मतलब भागता ऐसा है कि जैसे जान बच गई हो। अब रजा मनी से आकर मिलता है और कहता है कि मुझे पता है तुम कुछ छुपा रहे हो, सच्चाई बता दो यार, क्यों फालतू की सजा ले रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें अगर सच्चाई बता दोगे तो। मैं वैसा ऑफिसर नहीं हूँ कि जल्दी केस खत्म करने वाला हूँ, मुझे जब तक न्याय न हो मजा नहीं आता, मैं किसी भी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मनी तो यार अभी भी कुछ नहीं कहता। इसके बाद ऋतिका रजा को अपने पास बुलाती है और कहती है डॉक्टर ने दूसरी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें डॉक्टर का ये कहना है कि दोनों स्केलेटन के ऊपर एक और इंसान का डीएनए मिला है, और वो डीएनए मनी का नहीं है। पहले भी डॉक्टर ने यही बताने के लिए रिपोर्ट देने से फिलहाल मना किया था, लेकिन मेरी गलती की वजह से नर्स ने हमें बिना क्रॉस चेक किए हुए रिपोर्ट दे दी, और वही हमने कोर्ट में दिखाकर मनी के केस को क्लोज करवा दिया। जबकि अब पता चल रहा है कि एक और अजनबी इंसान इस केस में जुड़ा हुआ है। और रजा बिल्कुल हैरान, क्योंकि उसको पहले से लग रहा था कि मनी अपराधी नहीं हो सकता, और अब ये डीएनए का मिलना कंफर्म कर रहा है इस बात को। लेकिन दिक्कत यह है कि केस तो बंद हो गया है ना। अब रजा ऋतिका से कहता है कि मैम हमें ये केस ओपन करना होगा, रीओपन करना होगा, हो सकता है किलर पकड़ा जाए। ऋतिका कहती देखो केस रीओपन करना बहुत ही मुश्किल है। अब दोस्तों यहाँ पर वैसे जो आईजी सर हैं वो परमिशन नहीं देते, लेकिन रजा के कहने पर ऋतिका आईजी सर से मिलकर बात करती है कि हमें सर एक और डीएनए मिला है, इसलिए केस रीओपन करना होगा, हो सकता है किलर अब पकड़ा जाए। लेकिन आईजी कहता है क्या बकवास कर रही हो, एक तो यहाँ का वैसे भी कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, बहुत कम अपराधियों को हम पकड़ पाते हैं, और अब जब जिसको पकड़ा है वो भी असली अपराधी नहीं है तो ऐसा कैसे चलेगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा, देखो हम केस रीओपन नहीं कर सकते। और यहाँ से निराशा मिलने के बाद ऋतिका रजा को अपने पति सुकुमारन से मिलवाती है, जो कि एक एडवोकेट है और वो मदद कर सकता है इस केस को रीओपन करने में। सुकुमारन रजा से कहता है कि पहले मुझे कुछ ऐसा ठोस सबूत ला कर दो जिससे ये कंफर्म हो जाए कि मनी निर्दोष है, तभी मैं रीओपन करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ डीएनए से वो अपराधी नहीं है ये कंफर्म नहीं कर सकते, इसीलिए रजा सबूत ढूंढने में लग जाता है। साथ ही मीडिया सपोर्ट भी चाहिए होगा केस को वापस हेडलाइन बनाने के लिए, तभी जाकर केस रीओपन हो सकता है। इसीलिए मीडिया में ये खबर फैला दी जाती है कि एक और डीएनए मिला है इस केस में, और ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि असल में किलर मनी ही है या कोई और, इसीलिए दोबारा से ये केस हेडलाइन बन जाता है। हर तरफ इस केस के चर्चे होते हैं। अगले सीन में रजा फिर से मनी से मिलने जाता है। वो कहता है अगर अपने आप को बाहर लाना चाहते हो ना तो मुझे सब कुछ बताना होगा, अपना नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो, वो कितनी परेशान है तुम्हारे लिए, इसलिए बताओ मुझे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों वेनबा और नीला अकेले चले गए थे। तब मनी बताना शुरू करता है और हम फिर से फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मनी और नीला के रिलेशनशिप के बारे में नीला के भाई रघु को खबर लग जाती है, और वो अपनी बहन को मारना शुरू कर देता है कि आइंदा तू मनी के साथ नजर मत आना, वो गरीब हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, उसके जैसे इंसान से मैं तेरी शादी नहीं करवाऊंगा। ये चीज नीला से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मनी से बहुत ही प्यार करती है, इसीलिए वो सारी बातें बता देती है उसको कि रघु ने मुझे मारा। और फिर मनी रघु से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन बात के बजाय रघु उसी को धमकाने लग जाता है कि आइंदा मेरी बहन के पास नजर मत आना, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। ये सुनकर मनी गुस्सा हो जाता है और फिर एक रात चुपके से नीला को अपने घर में लेके आता है। नीला खुद अपने घर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए ये दोनों मनी के घर आ गए।
और यहाँ मनी उससे कहता भी है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। लेकिन अगली सुबह नीला के परिवार वाले गुंडे लेकर पहुंच जाते हैं नीला को वापस लेने के लिए। मनी तो इनकार कर देता है और लड़ने को भी तैयार हो जाता है दोस्तों। लेकिन फिर नीला का बाप उसको शांत करवाते कहता है कि एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी की बहुत ही अच्छे से शादी कराना चाहता हूँ। मैं उसकी शादी तेरे साथ करवाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए उसको मेरे साथ आने दे, हम शादी की तैयारी करेंगे। इसीलिए दोस्तों नीला भी मान जाती है। मनी से कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अपने पिता पे भरोसा है, उन्होंने कहा है तो शादी कराएंगे ही। और तब मनी कहता है कि जाओ, तुम सब जाओ, 2 दिन में नीला आ जाएगी। तो मनी यहाँ नीला से कहता है अकेले नहीं जाओगी तुम, विनबा को साथ लेके जाना। तो दोस्तों 2 दिन पूरे होते ही वो दोनों अकेले निकल जाते हैं, जबकि मनी ने ये कहा था कि मैं भी साथ चलूंगा। लेकिन वो दोनों पहले निकल के दिक्कत ये हो गई और वापस लौट कर आए ही नहीं। इसके अलावा मनी रजा से कहता है कि और मुझे कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। अब दोस्तों रजा शक के दायरे में नीला के परिवार वालों को भी डाल देता है कि हो सकता है उन्होंने दोनों की हत्या कर दी हो। और तब प्रेशर के चलते आईजी केस रीओपन करने की परमिशन दे देता है, सिर्फ इस शर्त पे कि केस जल्दी सॉल्व होना चाहिए। रितिका और रजा बड़े खुश कि आखिरकार केस रीओपन हो गया, इसीलिए दोनों लग जाते हैं काम पे। रजा नीला के परिवार वालों का भी डीएनए आखिरकार ले लेता है ताकि जो उनको डीएनए मिला था उससे मैच करवा सके। साथ ही रुद्रा और सुरेश का भी लेना था, लेकिन सुरेश अभी भी चेन्नई में है। उसकी माँ कहती है कि कल तक तो आ जाएगा, मैं आपके पास भेज दूंगी उसको। लेकिन जब कल तक सुरेश स्टेशन नहीं आता तो रजा खुद सुरेश के घर पे जाता है। पता चलता है कि उसका घर तो लॉक है और सुरेश के साथ उसकी माँ भी भाग गई। इसीलिए रजा टीम तैयार करता है और सारे कैमरास चेक करके सुरेश की माँ को ढूंढने में लग जाता है। बड़ी मुश्किल से वो हाथ लगती है जहाँ साथ में सुरेश भी होता है। रजा कहता है भाग क्यों रही थी? तो सुरेश की माँ कहती कि मेरा बेटा विनबा को पसंद करता था, लेकिन उसके मरने के बाद से सदमे में चला गया। कब से उसका इलाज करा रही हो? अब मुझे लगा कि वापस विनबा के बारे में सुनेगा तो टेंशन में आ जाएगा, इसलिए मैं उसको लेके जा रही थी। और रजा को बातों पर पूरा यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डीएनए लेकर अभी के लिए उनको जाने देता है। अब एक बार फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ ज्यादा फोकस होता है सुरेश पर कि वो तो विनबा का दीवाना हो जाता है दोस्तों। विनबा हालांकि उसको भाव नहीं देती, लेकिन फिर भी उसके आगे पीछे घूमता रहता है। इसीलिए ज्यादा टाइम विनबा अपनी दोस्त पूर्णी के साथ बिताती है ताकि सुरेश फिर से उसको परेशान करने ना आ जाए। ये फ्लैशबैक इस ओर इशारा कर रहा है कि सुरेश ने कुछ गड़बड़ी की होगी, लेकिन सच्चाई तो अभी बहुत दूर है दोस्तों। तो अब प्रेजेंट में रितिका रजा को फोन करके एक बुरी खबर देती है कि हमने जो भी सैंपल्स भेजे थे डीएनए के, जैसे सुरेश और नीला के घर वालों का, और उसको तीसरे डीएनए से मैच करने के लिए बोला, तो किसी से भी मैच नहीं हुआ। मतलब वो तीसरा डीएनए किसी और ही इंसान का है। इसलिए रजा भी परेशान कि अब कहाँ अपराधी को ढूंढे। तो कहानी में अब एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। मदुराई के पास वाले गांव में एक कुत्ता किसी लड़की का कटा हुआ हाथ लेकर जा रहा होता है। ये देखते इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस जांच करती तो लड़की की पूरी लाश भी मिलती है। हालांकि दोस्तों ये इलाका रजा के अंडर नहीं आता, लेकिन फिर भी वहाँ का ऑफिसर रजा को बुलाता है, क्योंकि दोनों लड़कियों के कंकाल को मारने और इस लड़की को मारने का पैटर्न सेम होता है, मारकर हाथ काट देना। हो सकता है वही किलर ने ये काम किया हो जिसने पहले 2 को मारा। इसीलिए रजा तुरंत बाकी पुलिस वालों को लेकर जहां से लाश मिली थी वहां पे पूरा इलाका छान मारता है, क्योंकि लड़की की हत्या पत्थर सर पे मारने से हुई है, तो बस वही पत्थर ढूंढना है। थोड़ी देर की मेहनत करने के बाद वो पत्थर भी मिल जाता है। उस पर मिले डीएनए को भी सैंपल के लिए भेजना है, लेकिन इसकी परमिशन मिलना आसान नहीं होने वाली थी दोस्तों, क्योंकि वहाँ का इंचार्ज रजा नहीं है ना, इसीलिए। और बिना मतलब किसी भी केस को दूसरे केस से जोड़ने पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल कर आएगा, तो फिर पब्लिक सवाल उठाएगी। इसीलिए रितिका कहती है रजा से एक काम करते हैं, उस पत्थर का डीएनए टेस्ट करना तो मुश्किल होगा, तो कुछ और सोचते हैं। तब सुकुमारन कहता है कि मैं ट्राई करता हूँ बात करने की, पक्का तो नहीं कह सकता लेकिन कोशिश करूंगा। इसके बाद सुकुमारन जज से मिलकर डीएनए की परमिशन मांगता है, पर जाहिर सी बात है दोस्तों वो मना कर देता है कि ऐसी परमिशन नहीं दे सकता। कुछ भी गड़बड़ी हुई तो ऑफिसर की गलती साबित होगी और उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए सुकुमारन रजा से कहता है कि परमिशन मिल जाएगी, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी उठाने वाला बंदा चाहिए, कि मतलब अगर कुछ भी हो, अगर गड़बड़ हुई तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तैयार हो क्या? तो रजा कहता है आप फिक्र मत करो, मेरी नौकरी किसी निर्दोष को सजा मिलने से बढ़कर नहीं है, आप परमिशन लाइए, कुछ भी होता है तो मैं अपनी नौकरी त्यागने को तैयार हूँ। इसलिए सुकुमारन परमिशन लाता है और उस पत्थर पर मिले डीएनए की टेस्टिंग चालू हो जाती है। और जो रिपोर्ट आती है ना, उड़ जाते हैं सभी के होश, क्योंकि पत्थर पर जो किलर का डीएनए मिला था वो डीएनए मैच कर रहा था दोनों कंकाल के ऊपर मिले डीएनए से। मतलब तीनों का किलर एक ही इंसान है। इतना ही नहीं, वो डीएनए पहले की 4 हत्या और कई सारे चोरी के मामले में भी मिला है। मतलब कि ये काम किसी सीरियल किलर का है जो लोगों को मार रहा है। अब सारा डिपार्टमेंट तो दंग रह जाता है कि ये हो क्या गया। अब दोस्तों हम एक बंदे को देखते हैं, उसका नाम है अजीत। वो एक फैक्ट्री में वर्कर है, लेकिन हरकत से बड़ा बेकार आदमी है। लड़कियों को गंदी नजर से देखना उसका डेली का काम है। लेकिन ये बंदा हमें क्यों दिखाया गया है वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो अब रितिका और रजा आईजी के पास जाते हैं और उसको भी ये सीरियल किलर वाली बात बताते हैं। आईजी कहता है अब तुम चाहते हो कि मैं सारे केसेस ओपन करवा दूं ना,
मतलब जिससे मैच कर रहा है डीएनए उन केस में यार ऑलरेडी सजा हो चुकी है, ये तो बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रजा कहता है कि शायद उनको गलत सजा हुई हो, क्या पता, और असली अपराधी घूम रहा हो बाहर, इसलिए हमें ये करना होगा सर। और यहाँ पर आईजी के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, तो वो कहता है कि काम करो, सीरियल किलर के हिसाब से केस को आगे बढ़ाओ, लेकिन सीक्रेट रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें सीरियल किलर वाला एंगल है। तो ये सुनकर वो दोनों मान जाते हैं। लेकिन रजा के स्टेशन का हेड कांस्टेबल बेवकूफ इंसान व्लॉग शूट करते हुए सब बता देता है सीरियल किलर के बारे में, और ये न्यूज उसी टाइम हो जाती है वायरल। रजा का तो दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे कैसे गधे हैं इस स्टेशन में, एक तो केस सॉल्व नहीं हो रहा, ऊपर से सब गड़बड़ कर दिया। पूरा मीडिया पुलिस से ही सवाल कर रहा होता है कि ये सीरियल किलर कहाँ से आ गया, मतलब पहले की सॉल्व केसेस भी गलत थे क्या, इस तरह के सवाल उठते हैं इन पे। अब आईजी रजा और रितिका को बुलाकर कहता है कि गलती कर दी तुम्हें परमिशन देकर, अब कमिश्नर आ रहे हैं, उनको भी जवाब देना है, ये न्यूज लीक कैसे हुई। कमिश्नर भी वहां पर आते हैं दोस्तों, लेकिन वो अच्छा इंसान है, वो डांटता नहीं है, बल्कि पूरे सीरियल किलर और डीएनए मैच की थियरी सुनता है और कहता है कि ठीक है, फुल परमिशन है इस सीरियल किलर को पकड़ने की, जो चाहिए मांग लो, लेकिन ढंग से करो, और अगर ये केस सॉल्व हो गया तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए अचीवमेंट है, मैं अपनी एक खास टीम तुम्हें दूंगा, वो भी साथ देंगी उस किलर को ढूंढने में, समझे। देखा दोस्तों कहां से कहां गया केस, लेकिन अभी तो और कई सारे ट्विस्ट बाकी हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे। अब टीम तो मिल जाती रजा को, लेकिन घंटों रिसर्च और सीसीटीवी वगैरह देखने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिलता। ऑलरेडी सॉल्व्ड केसेस के ऑफिसर को बुलाकर उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। तो ये बेवकूफ टीम कहने लग जाती है कि शायद काले जादू का काम लगता है, ये कोई आत्मा सभी को मार रही होगी। तो रजा कहता है कि आइंदा प्लीज ऐसी बकवास मेरे सामने बिल्कुल मत करना, एक तो टेंशन है इस केस के ऊपर से तुम्हारी बकवास सुन के दिमाग खराब हो रहा है। अब जो किलर का डीएनए मिला था उसको एआई के जरिए एक इंसान की इमेज बनाते हैं, जो एक आदमी बनता है, वो किलर का चेहरा हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं दोस्तों। अब सीरियल किलर की बात चल रही है तो मनी को जमानत मिल जाती है, क्योंकि वो किलर नहीं है, किलर कोई दूसरा है, तो जमानत पर वो बाहर आ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद रजा को एक फोन कॉल आता है जहाँ बताया जाता है कि किसी पुरानी भट्टी के अंदर एक लाश मिली है। रजा जल्दी से वहां जाकर देखता है। ऑफिसर कहता है कि हैरानी की बात तो यह है कि आपने जो डीएनए दिया वो डीएनए इस लाश से मैच करता है, लेकिन ये लाश आदमी की नहीं बल्कि औरत की है। और रजा का दिमाग खराब दोस्तों कि तब से तो रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि ये आदमी का डीएनए है, लेकिन अब आदमी का डीएनए लड़की के अंदर कैसे आ गया। दोस्तों कमाल का ट्विस्ट आ रहा है। अब उस भट्टी से मिली जली लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर भी यकीन नहीं कर पाते कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जली हुई लाश लड़की की ही है, लेकिन इसका डीएनए टेस्ट लड़के वाला कैसे आ गया। अगर ये ट्रांसजेंडर होती और बाद में लड़का बना होता तो भी डीएनए बाय बर्थ लड़की का ही होता, लेकिन इसका डीएनए लड़के का कैसे हो गया, ये चीज समझ से बाहर है। टाइम दो थोड़ा, मैं और अच्छे से रिसर्च करता हूँ, ये बात डॉक्टर बोलते हैं। फिर डॉक्टर रिपोर्ट के बजाय सीधे लाश को देखने जाता है कि सच में ये लड़की ही है या लड़का है। तो शरीर से अच्छे से जांच करने के बाद भी नतीजा यही निकलता है कि ये लाश लड़की की है, लेकिन अंदर लड़के का डीएनए मिलना ये तो साइंस के हिसाब से भी इम्पॉसिबल है। वो लोग कह देते हैं कि हमारे तो हाथ खड़े हो चुके हैं भाई, हम कुछ नहीं बता सकते। तो रजा कहता है कि ऐसा नहीं कह सकते आप लोग, आपको कुछ तो करना होगा। लेकिन तब डॉक्टर बताता है कि एक छोटी सी मिस्टेक से भी इतने बड़े बड़े झटके देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है या नहीं वो भी नहीं बता सकते। जो आंखों से दिख रहा है वो तो इम्पॉसिबल है, तो उस इम्पॉसिबल का जवाब कहाँ से दें हम। और तभी मिस्टेक सुनते ही रजा का दिमाग चमक जाता है दोस्तों। वो तुरंत उस फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेजेस देखता है जहाँ पर वो डब्बे बनते हैं जिनमें डीएनए डालकर टेस्ट के लिए भेजा जाता है। वहाँ की सारी फुटेजेस देखने के बाद रजा को अजीत नजर आता है, वही जो लड़कियों को गंदी नजर से देखता है। अब ये फुटेज देखते ही डीएनए का सारा सच सामने आ जाता है। असल में दोस्तों जब ये डब्बे बनते हैं ना, उसे अजीत कभी कभी बिना ग्लव के तो कभी कभी हाथ मुंह साफ करके वैसे पैक कर देता है, जिसके चलते उसका डीएनए ऑलरेडी डब्बे में होता है। और डब्बे से जब टेस्टिंग होती है तो सिर्फ अजीत का ही डीएनए सामने आता है, क्योंकि डब्बे पर उसी का डीएनए लगा था। लड़की की लाश को भी जब डीएनए के लिए भेजा गया, डब्बे पर पहले से अजीत का डीएनए था, इसीलिए लड़की की लाश से लड़के का डीएनए मिला। वैसे ही पत्थर से मरने वाली और बाकी सारे केसेस जिसमें ऑलरेडी सजा हो चुकी थी, सबके रिजल्ट में अजीत का डीएनए मिला सिर्फ डब्बे की वजह से। और ये चीज अजीत का डीएनए निकलने से कंफर्म हो जाती है कि इसी का डीएनए हर जगह मौजूद था, यानी कोई सीरियल किलर है ही नहीं, सिर्फ अजीत के चलते इतना बड़ा तमाशा हो गया उसकी बेवकूफी की वजह से। तो आईजी कमिश्नर सभी परेशान हैं कि ऐसी बेवकूफी कैसे हो सकती है। मीडिया सवालों की लाइन लगा देती है पुलिस के खिलाफ कि कैसे कैसे ऑफिसर्स भर के रखे हुए हैं, इतनी भी समझ नहीं है क्या। लेकिन तब कमिश्नर कहता है कि ये तो हमारे ऑफिसर की काबिलियत है कि उन्होंने इस चीज का पता लगा लिया है, वरना आगे चलकर न जाने और कितने केस में गड़बड़ी होती सिर्फ इस अजीत की लापरवाही की वजह से। कमिश्नर ने इस बार भी रजा और रितिका को डांटा नहीं दोस्तों, उन्हें अपना काम करने को कह दिया कि करो जो करना है। इसके चलते रजा को कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता, और अब सस्पेक्ट का दायरा खत्म हो चुका है।
या तो मनी असली किलर है या फिर उसी की जान पहचान वाले में कोई किलर होगा दोनों लड़कियों का। अब रामार कहता है कि मेरे ख्याल से मनी और उसके दोस्त को रिमांड में ले लेते हैं, मनी भी शायद कुछ छुपा रहा है, अच्छे से धुलाई करेंगे तो सब बता देंगे। तो इसीलिए दोस्तों मनी और सुरेश को थोड़ा पकड़ा जाता है, उनसे कहा जाता है कि चुपचाप सच बता दो और अगर तुम अपराधी निकला या तुम में से कोई एक अपराधी निकला तो उसके बाद जो सजा मिलेगी उसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। सुरेश को भी डराते हैं, मनी को भी डराते हैं। तो सुरेश यहाँ पे सब बताने को तैयार हो जाता है कि सर मैं आपको सच बताऊंगा। तो मनी उससे कहता है कि मत बताना, लेकिन सुरेश डर के मारे सब बताने लग जाता है और हम यहाँ से चले जाते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ सुरेश अभी भी वेनबा से प्यार करता है दोस्तों। और हम देख पाते हैं कि वेनबा भी किसी से रातों को फोन पे प्यार भरी बातें करने लगी है। शायद वो सुरेश ही होगा जिससे वो बातें कर रही है। वो और वेनबा दोनों काफी करीब लग रहे होते हैं। वेनबा को पता है उसका परिवार ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो एक रात उसी इंसान के साथ घर से भागने का फैसला करती है। सुबह 4 बजे दोनों को बस स्टॉप पे मिलना था। वेनबा तो जाने को तैयार हो गई थी, लेकिन उसी टाइम मनी नीला को घर लेके आ जाता है और इस चक्कर में वेनबा जा नहीं पाती। एकदम से घबरा जाती कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ होगा, वो आया होगा लेकिन मैं नहीं मिली तो कहीं वो कुछ और ना कर ले। फिर वो सुबह जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुबह सुबह नीला के घर वाले आ जाते हैं झगड़ा करने और वो सुबह भी नहीं जा पाती। वेनबा को सदमा लग जाता है। वो टाइम निकाल कर बस स्टॉप जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं होता। वो समझ जाती है कि वो उसको ना पाकर पक्का कहीं चला गया या उसने अपनी जान दे दी होगी, इसीलिए वो अपना हाथ काट लेती है ताकि खुद की भी जान दे सके। लेकिन नीला उसको ये करते हुए देख लेती है दोस्तों और वेनबा को संभालती है। कहती है कि मनी को बताना होगा, लेकिन वेनबा कहती है कि भैया को पता चलेगा तो वो मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं किसी लड़के से नहीं बल्कि पूर्णी से प्यार करती हूँ। मैं और पूर्णी रिलेशनशिप में थे। उसने घर से भागने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब मैं बस स्टॉप नहीं पहुंची तो शायद उसने आत्महत्या कर ली होगी, इसलिए मैं भी मरना चाहती हूँ। ये जानकर नीला हैरान हो जाती है कि ये क्या कह रही हो। वेनबा को पता था कि सुरेश उससे प्यार करता है, लेकिन एक दिन सुरेश वेनबा और पूर्णी को एक साथ किस करते हुए देख लेता है, जिससे सुरेश का दिल टूट जाता है कि ये क्या हो गया। अब वेनबा को ये भी डर है कि अगर सुरेश ने मनी को सब बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगले ही दिन दोस्तों मनी घर आते ही एकदम बौखलाया हुआ होता है, मानो वो लड़ाई करके आया हो, और वो आकर चिल्लाता है कि वो नीला का भाई रघु मेरी बहन के बारे में क्या क्या बकवास बातें कर रहा था रे, कि वेनबा लड़की से प्यार करती है, उसके साथ भागने वाली थी, इसलिए मैं उससे लड़के आ गया कि मेरी बहन के बारे में ऐसा क्यों बोला। और तभी नीला की हालत खराब हो जाती है। वो उसको सारी बातें बता देती है कि देखो वेनबा तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन वो डर रही थी कि तुम्हें अगर सच्चाई पता चली तो तुम उन दोनों के बारे में यानी वेनबा और पूर्णी के बारे में गुस्सा करोगे। फिर वेनबा ने अपना हाथ काट दिया, उससे बहुत खून बह रहा था। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया ताकि वो वेनबा को हॉस्पिटल लेके जा सके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रघु तुम्हें सब बता देगा। अब ये सुनते ही मनी तो नीला पर ही भड़कने लग जाता है दोस्तों। तभी वेनबा भी आकर कह देती है कि नीला की कोई गलती नहीं है, ये जो भी है सब सच बात है। मैं सच में पूर्णी से प्यार करती हूँ, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, इसलिए भैया आप मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहती। और दोस्तों यही वो झगड़ा था जो गाँव वालों ने देखा था और उन्होंने ये समझ लिया कि मनी की अपनी गर्लफ्रेंड और बहन से कभी बनती नहीं थी, इसलिए उन दोनों को मारता रहता था वो। और इसी वजह से तो गांव वालों ने ये बोल दिया कि मनी ही पक्का उनका कातिल होगा। तभी नीला भी मनी को समझाती कि वेनबा की कोई गलती नहीं है, क्या हो गया अगर उसने किसी लड़की से प्यार कर लिया तो इसमें बुराई तो नहीं है ना। अरे वो इतना डर रही है कि खुद की जान दे देगी, लोग क्या कहेंगे बताओ। ये सुनकर मनी वेनबा को माफ कर देता है और कहता है कि मुझे याद है जब भी मैं जल्लीकाटो खेलने जाता था, मेरी आरती उतार कर मेरी सुरक्षा की प्रार्थना करती थी तुम। एक बहन जो मेरे लिए हर समय प्रार्थना करती है उसकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ। और फिर वो अपना वही ब्रेसलेट वेनबा को पहना देता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं पूर्णी को ढूंढ लाऊंगा और तुम दोनों को मिलवाऊंगा। अब इतना कहकर मनी सुरेश को ढूंढने निकल जाता है कि आखिर उसने वेनबा से प्यार कैसे किया, क्यों परेशान किया मेरी बहन को। लेकिन मनी को देखते सुरेश वहां से भागने लग जाता है और पीछा करते करते मनी एक पुराने घर पर आता है। यहीं पर दोस्तों सुरेश ने पूर्णी का अपहरण करके रखा था। उसको लगा था कि पूर्णी के चलते ही मैं उससे प्यार नहीं कर पाऊंगा यानी वेनबा से, तो उसने सोचा पूर्णी को ठिकाने लगा देता हूँ तो वेनबा मेरी हो जाएगी। और फिर यहाँ पर मनी सुरेश को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाकर पूर्णी को उसके घर छोड़ देता है। यहाँ तक तो सब ठीक था। और दोस्तों जो हमने मूवी की शुरुआत वाली लड़ाई देखी थी ना, वो भी इसी फ्लैशबैक में रिवील होती है कि वो रघु और मनी की लड़ाई थी, जब रघु ने वेनबा के बारे में गलत कहा था, लेकिन लड़ाई में दोनों बच गए थे, मतलब कोई मरा नहीं था। और अब प्रेजेंट टाइम पर मनी रजा से कहता है कि इसीलिए मैं चुप था और खुद सजा काटने के लिए तैयार था, ताकि आगे चलकर अगर केस बढ़ा तो मेरी बहन का नाम खराब होगा। उसको खो चुका हूँ और अब उसके बारे में बुरा भला सुनने से अच्छा है मैं खुद सजा काट लूं। ये सुनकर रजा रघु को रिमांड में लेता है कि शायद उसने हत्या की हो, लेकिन वो भी कहता है कि मैं क्यों अपनी बहन को मारूंगा, वही तो थी मेरे लिए सब कुछ। रघु के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं होता, इसलिए रजा उसे कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि रजा को शादी के 8 साल के बाद बेटी हुई है। हालांकि सीरीज में कहीं कहीं रजा की फैमिली का सीन है दोस्तों, जिसमें यही दिखाया गया है कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है अपनी फैमिली
और ड्यूटी दोनों को निभाने में। 8 साल के बाद बेटी हुई है, लेकिन अभी भी वो टेंशन में है मनी को लेकर। रितिका तक कह देती है अपनी फैमिली को टाइम दो यार, मनी को जाने दो। जब वो इतनी बड़ी सच्चाई तुमसे छुपा सकता है तो न जाने और क्या क्या छुपाया होगा। हम अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए उसको सजा काटने दो, तुम आराम करो। लेकिन रजा को शांति नहीं मिलती, उसका दिल अंदर ही अंदर घुटता रहता है। उसे अभी भी ये लग रहा है कि मनी निर्दोष है और असली अपराधी आजाद है, इसलिए वो केस को छोड़ता नहीं। और तब तक दोस्तों एक्सपर्ट डॉक्टर कंकाल के टूटे हिस्से चेक करके रजा को ये रिपोर्ट देते हैं कि दोनों लड़कियां जिनका कंकाल मिला है उन्हें घास काटने वाली हथियार से काट कर मारा गया। इसलिए रजा एक बार अंधेरे में तीर मारने के लिए मनी, उसके दोनों दोस्त और नीला के परिवार सभी के वहां जाने का फैसला करता है कि क्या पता हत्या का हथियार घर में ही छुपा हुआ हो। क्योंकि हम अपराधी को जितना होशियार समझते हैं वो कभी कभी उतना ही बेवकूफ होता है। हो सकता है हथियार किसी के घर में मिल जाए, उस तरह का मतलब घास काटने वाला। तो रजा शुरू करता है सुरेश के घर से। उसी ने पूर्णी का अपहरण किया था, तो हत्या जैसा काम भी वो कर सकता है, उम्मीद है। तो घर पर हथियार तो नहीं, लेकिन एक फैमिली फोटो मिलती है जिसमें रमेश नजर आता है। वही रमेश जिसने कोर्ट में झूठा बयान दिया था कि उसने कंकाल वाली जगह पर मनी को देखा था स्टार्टिंग में दोस्तों। और पता है वो रमेश कौन है? असल में सुरेश का मामा है। तो अब जब ये सुरेश का मामा है तो फिर वो नशा करने के लिए उस कंकाल वाली जगह पर, जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है, वहाँ क्या करने जाता था? सोचने वाली बात है। पहले तो लगा था हमको कि रमेश वहीं के आसपास का लोकल आदमी होगा, लेकिन अब जब पता चल रहा है वो रजा का मामा है, तो वो इतनी दूर नशा करने जाता था क्यों? फिर वो सीधे रमेश को घर बुलाता है और पुलिस को देखते रमेश तुरंत भागने की कोशिश करता है। सारे पुलिस वाले उसको और सुरेश को पकड़ लेते हैं और अब दोनों की टांगे तोड़कर सच्चाई उगलवानी बाकी थी। तो जैसे ही वो सुरेश को मारने वाले होते हैं, उसकी माँ कह देती है, सर मेरे बेटे को छोड़ दो, वो निर्दोष है, मैं सब बताती हूँ आपको। अब दोस्तों स्वागत आपका आखिरी ट्विस्ट में, जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर सच में आपने असली किलर का पता लगा लिया था ना शुरू में, तो सैल्यूट आपके थिंकिंग को कमेंट्स में बताना। तो सुरेश की माँ की बातों के साथ हम आ जाते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ जब सुरेश को पता चला कि वेनबा पूर्णी से प्यार करती है, वो सदमे में जा चुका था। उसकी माँ की अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो वेनबा को मार डालेगी। इसीलिए वो जाती है वेनबा से मिलने और बहाना करके कहती है कि बेटा, मेरा बेटा तुमसे बहुत ही प्यार करता है, वो कोई गलत कदम उठा लेगा, एक बार मेरे साथ मेरे घर चलो, उसे समझा दो कि तुम किसी और से प्यार करती हो, वो समझ जाएगा, मेरे बेटे की जान तुम्हारे हाथों में है। ये सुनकर वेनबा अच्छे दिल की थी, मान जाती है। लेकिन नीला जब ये सुनती है तो वो भी वेनबा के साथ जाने का फैसला करती है। आज ही के दिन नीला को उसके घर छोड़ना था, तो मनी दोनों को कह के गया था कि तुम मेरे इंतजार करना आने का, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा नीला तुमको। लेकिन मनी के आने से पहले ये दोनों सोचते हैं कि चलो सुरेश से मिलके आ जाते हैं, उसको समझा देंगे भाई कि वेनबा किसी और से प्यार करती है। और यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई थी। जब उन दोनों को सुरेश की माँ देखती है, वो सोचती है कि शायद यही दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती हैं बस, और सोचती है कि इन्हीं की वजह से मेरा बेटा सदमे में गया। फिर वो ये भी सोचती है कि दोनों को मार देती हूँ। तो जैसे ही वो दोनों घर पर आते हैं सुरेश की माँ उन दोनों को बंदी बना देती है और रमेश को जहर देते हुए कहती है, दोनों को जहर देकर मार देना, कहीं ठिकाने लगा देना। अब ये सब हो रहा था, इसकी जानकारी सुरेश को नहीं थी। उसकी माँ जब उसको बताने आती है कि बेटा आप टेंशन मत लेना, सभी को सजा दी जा चुकी है, तो सुरेश कहता है कि वेनबा और पूर्णी की वजह से मेरा ऐसा हाल हुआ है। वेनबा पूर्णी से प्यार करती है। और ये सुनकर उसकी माँ को समझ आ जाता है कि उसने गलती कर दी, उसने एक निर्दोष लड़की को मार डाला वेनबा के साथ, इसलिए वो सच्चाई नहीं बताती सुरेश को। अब सच्चाई सामने आने के बाद सुरेश की माँ ही किलर है ये साबित हो जाता है, केस हो जाता है सॉल्व। लेकिन रजा को अभी भी डाउट है कि अगर दोनों लड़कियां जहर से मरी तो दोनों की लाश कटी हुई और इतनी दूर कैसे मिली। तो वो रमेश को मारते हुए कहता है कि बता क्या किया तूने लड़कियों के साथ। रमेश कहता है कि जब दोनों लड़कियां बंदी बनी मेरे पास तो मेरा मन बहक गया। मेरी बहन ने तो मुझे नीला को छोड़ देने के लिए कह दिया था, लेकिन मैंने उससे झूठ कहा कि मैंने पहले ही दोनों लड़कियों को जहर देकर मार दिया, जबकि उस टाइम दोनों जिंदा थी। मैंने दोनों लड़कियों के साथ जी भर के मजे किए और मन भरने के बाद उन्हें नाले में फेंक दिया। और ये सुनते ही सुरेश सीधे चाकू उठाकर रमेश के दिमाग में लगातार वार कर देता है। मौके पर ही रमेश की जान चली जाती है। उसने ऐसा इसीलिए किया कि आखिर उसी के मामा ने उसके प्यार वेनबा के साथ गलत काम कैसे कर दिया। और अब पूरी तरह से केस सॉल्व हो गया है। यहाँ तक पहुँचने में न जाने कितने ट्विस्ट आए दोस्तों, उसका हिसाब नहीं। मनी भी सच्चाई सामने आकर टूट पड़ता है कि नीला के साथ मरने से पहले ये हादसा हुआ, बताओ। तो रजा का डेडिकेशन काम आया, उसकी मेहनत काम आई
खुद पे भरोसा रखा उसने और इस तरह केस सॉल्व हो गया दोस्तों। इसके बाद वो अपनी बेटी को गले लगाता है, बहुत रोता भी है कि इस केस के चलते वो अपनी बच्ची को टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अब उसके पास जवाब होगा, मतलब बेटी के पास, कि उसके पिता अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है, सफर खत्म होता है। बाकी आप कल स्क्रीन पर दिख रही ये मूवी है, इस पे क्लिक करिए, मिलते हैं आपसे वहां पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।